Juhar, welcome to Learn Logically. Be a rational human. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to today's video. In this video, we are going to discuss three important topics. Firstly, how to read the Hindu newspaper. Secondly, how to make notes from it. And finally, how to revise it very effectively within a very short span of time. सो आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों ही टॉपिक पे बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आप बिगिनर्स हैं, आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि द हिंदू को कैसे अप्रोच करते हैं एक यूपीएससी या फिर डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। सो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। सो विदाउट बीइंग लेट, लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, वीडियो के शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि अभी हम ये जो ट्रिक्स या फिर जो भी टेक्निक मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ये कम्प्लीटली मेरे अंदाज का है, मेरे स्टाइल का है, जो कि जब मैं अपने इनिशियल डेज में हिंदू को लेकर जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए मैंने कई सारे यूट्यूब में जितने भी टॉपर स्टॉक के वीडियोस हुए हैं उनको देखा है। मेरे बहुत सारे दोस्त जो कि मेरे से बहुत पहले यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहे हैं उनसे सीखा है, मेरे कई सीनियर्स लोगों से भी सीखा है, और आखिर में जब सबको मिला के मैंने उसको अपनी एक्सपीरियंस में, अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में इम्प्लीमेंट किया है, और आखिर में जो एंड प्रोडक्ट है वही मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो ऐसा कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप ये इस तरीके को अडॉप्ट कर लेते हैं देन आपका सब कुछ हो जाएगा। मे बी आपका जो अप्रोच है इससे अलग हो सकता है, बट इतना श्योर है कि अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप थोड़ी सी भी दिक्कत फेस कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन के जर्नी में, देन अगर आप ये मेथड को एक कन्वेंशनल मेथड के हिसाब से अगर देखेंगे और अप्लाई करने की कोशिश करेंगे, देन मोर और लेस आपकी जो भी इश्यूज होंगे या फिर आपको एक क्लियर कट डायरेक्शन और एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हम द हिंदू को कैसे पढ़ें। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम कोई भी न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं या फिर उसको रिलीजियसली फॉलो कर रहे हैं, देन हमारा पहला मोटो या फिर हमारा पहला टारगेट क्या होता है? टू डील विद द करंट अफेयर। ओके, बस इसके जो इतने भी एक्स्ट्रा मेरिट्स हैं, जैसे कि वोकैबुलरी स्ट्रांग होना या फिर इंग्लिश ग्रामर या फिर हाउ टू रीड और हाउ टू राइट ए इंग्लिश सेंटेंस, वो तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाता है, जो कि एक्चुअली फ्रेंड्स विथ बेनिफिट जैसे का सिनेरियो हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा मेरिट्स। ओके, बट द प्राइमरी फोकस इज टू डील विथ करंट अफेयर। लेकिन हमारे यहाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं वहां से ये जो करंट अफेयर के सेक्शन से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक्चुअली डिफरेंट होते हैं। जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में कुछ अलग टाइप के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं, तो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में कुछ अलग तरह से। सो ऐसे आप जनरलाइज नहीं कर सकते कि करंट अफेयर का अगर हम कोई भी मटेरियल लें देन हम वही सेम मटेरियल से हम यूपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं या फिर हम एनडीए, सीडीएस या फिर एसएससी, सीजीएल की भी तैयारी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज content, the source of core is the same, that is the newspaper or the daily events, but उनका जो अप्रोच है एज एन एस्पिरेंट फॉर द वेरियस एग्जामिनेशन वो एक्चुअली डिफरेंट होता है। ठीक है, सो इसीलिए मैंने क्या किया है, जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं इसको मैंने ब्रॉडली 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। आई थिंक बाकी भी जितने भी एग्जामिनेशन है वो इन्हीं 4 कैटेगरीज में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक्चुअली मेरे इस वीडियो को बनाने का मोटो यही है कि हम सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कैसे द हिंदू को अच्छे से समझें। सो इसको मैं थोड़ा बहुत इलाबोरेटली और बहुत डिटेल्स में समझाऊंगा। उससे पहले हम ये रेस्ट 3 कैटेगरीज लाइक द सीजीएल, डिफेंस लाइक एग्जामिनेशन जैसे कि सीडीएस, एनडीए, ये सब हो गया, और जितने भी एंट्रेंसेस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन आफ्टर 12th होते हैं उसमें किस तरह के करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बेसिकली करंट अफेयर के लिए जो हमारा सोर्स है वो हो गया हमारा एक न्यूज़पेपर हम लेते हैं, लेकिन उस न्यूज़पेपर से एक्चुअली हमको क्या मिलता है? डाटा। तो उस डाटा को एक्चुअली डिफरेंट तरीके से हमको एब्जॉर्ब करना है।
सो बेसिकली देयर आर ब्रॉडली दिस मच ऑफ डाटा। मेरे हिसाब से अगर हम एक एस्पिरेंट हैं, अगर आप इसको और ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो आपको और ज़्यादा भी कैटेगरीज मिलेंगे, बट फॉर एन एस्पिरेंट आई थिंक दिस मच इज सफिशिएंट। ओके, सो बेसिकली द फर्स्ट वन इज फैक्ट्स। फैक्ट्स तो हमेशा से फैक्चुअल ही रहेंगे, सो इसके ऊपर नो कमेंट नो जजमेंट। देन डिस्कवरी। डिस्कवरी के ऊपर में हम बहुत डायमेंशन से एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नया एक कल्चरल हेरिटेज का हमको डिस्कवरी मिल गया, या फिर कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी में किसी चीज का डिस्कवरी मिल गया, या फिर अगर मैं बताऊं तो कोई नई स्कीम आ रही है उसके ऊपर कोई डिस्कवरी मतलब हो रही है, देन वी कैन ऑल्सो राइट ऑल दोज थिंग्स। या फिर कोई भी स्पेसिस आ गया या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज की कुछ आ गया, देन ऑल्सो दोज ऑल थिंग्स कम्स अंडर द डिस्कवरीज थिंग्स। देन डेवलपमेंट्स। डेवलपमेंट्स के अंडर भी हम बहुत से किस्से को ले सकते हैं। द मोस्ट फेमस वन इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी वन। अगर कुछ डेवलपमेंट हुआ, जैसे कि चंद्रयान 2 ऑलमोस्ट फेल हो गया, मतलब सक्सेस होने ही वाला था बट फेलियर हो गया, तो उसको कैसे हम उसके रिगार्डिंग कैसे डेवलपमेंट किया जाए। या फिर अगर कोई गवर्नमेंट के स्कीम के ऊपर अगर डेवलपमेंट हो रहा है, जैसे कि अभी हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके ऊपर डेवलपमेंट चल रहा है, या फिर अभी हमारे कोविड के जो भी वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया चल रही है, वो उसके ऊपर भी जितने भी नेशंस काम कर रहे हैं उनमें क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। तो कुछ इस तरह से हम न्यूज आइटम आते हैं अगर हम इस 3 कैटेगरीज को देखेंगे। तो यहाँ पे डेवलपमेंट्स में और भी आ सकता है, जैसे कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, या फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन, कुछ मतलब कोई भी सेक्टर का इसके अंदर हम लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है डाटा में, एक होता है कॉन्सेप्ट्स और एक होता है अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट्स आर दोज थिंग्स व्हिच आर स्टैटिक इन नेचर। जैसे कि अगर सपोज फैक्चुअल डाटा के अंदर एक डाटा आया और एक न्यूज आया कि अभी चलो राजस्थान में रिसेंटली मतलब 2 महीने पहले कांग्रेस के जो एमएलए हैं उन लोगों में खरीदाई बिकाई ऐसे कुछ चल रही थी। तो वो एक्चुअली फैक्चुअल न्यूज है। उसके ऊपर हमको एज एन एस्पिरेंट क्या कंसर्न करना चाहिए? देखो, देयर इज एन लॉ दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। सो एंटी डिफेक्शन लॉ वहां पे क्या हो गया? एक कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया जो कि एक स्टैटिक पार्ट है। सो हमको उस एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और ये जो फैक्चुअल डाटा आया जो राजस्थान में हुआ था, पिछले साल केरल में हुआ था, ऐसे हर स्टेट में ये चलता रहा था, हम उसको एज एन एग्जाम्पल कोट कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द अप्रोच हाउ टू डील दैट पॉलिटिकल न्यूज। ओके, उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। अगर हम कोई भी न्यूज को लेते हैं या फिर कोई भी डाटा लेते हैं, देन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी कैसे डेवलपमेंट होगी, कोई भी एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे सीजीएल, डिफेंस, बैंकिंग या फिर आफ्टर 12th की जितने भी एग्जामिनेशन है, अगर हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, अगर हम उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे लास्ट 5 to 10 ईयर्स के क्वेश्चन, देन हमको उसकी अच्छे से समझ हो जाएगी कि चलो ये डाटा से हमको कौन से फैक्ट्स को एज एन एग्जाम्पल लेना है, कौन से फैक्ट्स को हमको एज ए कॉन्सेप्चुअल बेसिस के साथ लिंक अप करना है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एक्चुअली हमको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर सेवरल मॉक टेस्ट अगर हम देते हैं तभी ही हमको ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ठीक है, दैट्स वाई हम ये फैक्ट्स, डिस्कवरी, डेवलपमेंट्स या फिर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग या फिर कोई और भी अगर टर्म भी होती है, अगर हम इस न्यूज़पेपर सोर्स के डाटा से एब्जॉर्ब करते हैं, देन हम इसको कुछ इस तरह से सेग्रीगेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो मेन फोकस है कि हम ये जो 3 ही एग्जामिनेशन है, मतलब स्पेशली दिस 2, इसमें जनरली आपके जितने भी फैक्ट्स या फिर डिस्कवरी, डेवलपमेंट्स, यानी कि इन तीनों कैटेगरी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, इन 3 कैटेगरी से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जिसको कि मैं बोलता हूँ रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस। आपको जितने भी गवर्नमेंट्स रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हो गया, उन सारे को आपका कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये जो 12th स्टैंडर्ड के बाद आते हैं उसमें भी फैक्चुअल या फिर जो लेटेस्ट डिस्कवरी, डेवलपमेंट है, उनसे क्वेश्चंस आते हैं, और उनके जो भी मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो जनरल नॉलेज टाइप के ही क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि विच इज द टॉलेस्ट माउंटेन, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर, कुछ इस तरह का। ठीक है, सो हमारा जो भी जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज या फिर करंट अफेयर के जो भी सेक्शन है, हम उन सबको कुछ इन तीनों कैटेगरी के लिए कुछ इस तरह से इंक्लूड कर सकते हैं या फिर समझ सकते हैं। अभी मैं
रेस्ट ऑफ द वीडियोस में जो भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो ओनली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वालों के लिए है। ठीक है, सो अभी हम सिविल सर्विस एज अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट कैसे फैक्ट्स को कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक अप करेंगे, या फिर उस कॉन्सेप्ट्स को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, या फिर कोई डेटा को कैसे कॉन्सेप्ट के साथ या फिर डिस्कवरी या फिर डेवलपमेंट के साथ साथ कोरिलेट करेंगे, वो सब कुछ अभी हम देखेंगे। ठीक है, सो बेसिकली अगर हम डाटा यानी हमारा जो न्यूज़पेपर है उसके जो भी सोर्स है, वो डाटा का सोर्स है, उसको अगर हम सेग्रीगेट कर लेते हैं कुछ इस हेडिंग से, या फिर अगर आप लोगों को कुछ अलग नाम भी रखना है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं इकोनॉमी रिलेटेड या फिर एनवायरमेंटल रिलेटेड, अगर सेग्रीगेट करना चाहेंगे देन वो भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैंने इन सबको एक ही जगह, मतलब एक लार्जर, मतलब जैसे अम्ब्रेला स्कीम होता है ना, जैसे कि एजुकेशन में समग्र शिक्षा अभियान होता है, ठीक वैसे ही मैंने इसको कुछ ऐसे अम्ब्रेला हेडिंग लेके उन सबको कवर अप कर लिया है। सो अभी हम देखते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए कैसे तैयारी करते हैं। तो दोस्तों अभी हम समझते हैं व्हाई द हिंदू, हमको द हिंदू को क्यों रेफर करना चाहिए या फिर उसको क्यों फॉलो करना है। उससे पहले हमको दो चीजें हमारे दिमाग में सेट कर लेना है कि ऐसा कहीं पे भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि अगर आपने द हिंदू को कवर कर लिया देन आपका यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्लियर हो जाएगी, ऐसा कहीं पे भी स्ट्रिक्ट रूल नहीं है। ठीक है, ये हो गया नंबर वन। और नंबर टू चीज ये है कि ये यूपीएससी के लिए जितने भी रिक्वायर्ड कंटेंट है या फिर जितने रिक्वायर्ड मटेरियल है वो सब कुछ मतलब 100% द हिंदू से मिल जाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट्स को पहले हमारे दिमाग में प्रिंट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाई द हिंदू, बिकॉज इट इज कन्वेंशनल इन नेचर, इट इज रिलायबल एंड इट्स कवर्स मोर विविडली। क्या मतलब हुआ, क्योंकि बहुत सालों से जितने भी टॉपर्स हैं या फिर जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो लोग बोलते हैं कि द हिंदू को पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये इससे इसका जो भी मतलब स्टाइल है, अंदाज है न्यूज आइटम को कवर करने के लिए, वो एक्चुअली हम यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट को बहुत मदद मिलती है। दैट्स व्हाई इट इज कन्वेंशनल एंड रिलायबल नेचर। और इसका जो पैटर्न है वो मतलब कॉलम वाइज कॉलम और सेक्शन वाइज सेक्शन बहुत विविडली ये सारे न्यूज आइटम को कवर करता है, जो कि हमको हमारे एग्जामिनेशन की तैयारी में बहुत आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई द हिंदू। और ऐसा जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि ऐसा कहीं पे भी रूल नहीं है कि या फिर कोई टाई अप नहीं है द हिंदू और यूपीएससी के बीच में कि चलो द हिंदू कर लिया तो यूपीएससी निकल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाई द हिंदू समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्री अंडरस्टैंडिंग वर्सेस मिथ। इस द हिंदू को पढ़ने के रिगार्डिंग बहुत सारे मिथ है और बहुत सारे प्री अंडरस्टैंडिंग का मतलब मेरे ख्याल से ये है कि आपको वो उसको समझना बहुत जरूरी है, और मिथ का मतलब है कि मतलब आप ऐसे बहकाव में मत रहिए। तो अभी हम उसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं, बस 30 सेकेंड्स। ओके, सबसे पहला मिथ, नॉट कम्प्लीटली प्री अंडरस्टैंडिंग, हैव टू डू। मतलब आपको द हिंदू को रेगुलर बेसिस में जो भी कंप्लीट न्यूज़पेपर होता है, दैट मीन्स 1 to 20 और 22 पेज, वो कंप्लीट न्यूज़पेपर को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बट प्री अंडरस्टैंडिंग क्या है, यू हैव टू रीड द हिंदू डेली, आपको उसको रिलीजियसली फॉलो करना है डेली। ठीक है, उसके बाद सेकंड मिथ ये है कि डोंट बी पैनिक, मतलब आपको पैनिक नहीं होना है, लेकिन मैं बोलता हूँ हैव पेशेंस, इट विल टेक टाइम। मतलब द हिंदू के जितने भी वोकैब्स होते हैं या फिर सेंटेंस मेकिंग के प्रोसीजर होते हैं वो इनिशियल डेज में बहुत डिफिकल्ट लगते हैं, बट अगर आप 1 महीना या फिर 1.5 महीना जब उसके ऊपर ये रेगुलरली उसको पढ़ेंगे देन यू विल गेट ए पैटर्न। नहीं चलो इसको ऐसे पढ़ा जाता है, या फिर ये एडिटोरियल ऐसा, या फिर ये न्यूज आइटम को हमको कुछ इस तरह से याद रखना होता है। सो यू विल गेट ए पैटर्न, यू विल गेट ए सीक्वेंस दैट मुझको इस न्यूज आइटम को इस तरह से डील करना है। ठीक है, इसीलिए पैनिक नहीं होना है, यू शुड मतलब आप लोगों को पेशेंस रखना है, ये बहुत टाइम लेता है। सो एटलीस्ट मेरे हिसाब से 2 महीना तो आपको मतलब प्री अंडरस्टैंडिंग करने के चलना है कि अगर मुझे 2 महीने तक भी मैं अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा हूँ देन इट्स ओके, मैं कर लूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इट विल टेक टाइम, मुझे पेशेंस रखना है, पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना। ठीक है, थर्ड पॉइंट है ओनली फैक्ट्स एंड प्री अंडरस्टैंडिंग का मतलब है अंडरस्टैंडिंग प्लस फैक्ट्स। आपको सिर्फ फैक्चुअल न्यूज को कवर नहीं करना है, वो फैक्ट्स के रिगार्डिंग जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जितने भी
मतलब स्टैटिक थिंग से अगर डायनामिक चीज है, तो जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया, तो ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट को बढ़ाने से या कमाने से हमारे देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो नॉलेज आप लोगों को होना बहुत जरूरी है। इसीलिए क्या कर मेरे ख्याल से मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर 11 12 या फिर जितने भी बेसिक्स के बुक्स हैं, अब उन सब चीज़ों को आप अच्छे से थोड़ा क्लियर अप कर लीजिए, ताकि आप लोगों को जितने भी फैक्चुअल न्यूज़ आइटम आएंगे उसको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए तो हम पहले बोलते हैं कि पहले सिलेबस देखो, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसके बाद बेसिक्स बुक्स के साथ साथ पैरेलली न्यूज़पेपर को पढ़ना स्टार्ट करो। इसीलिए एक तरफ से आपको द हिंदू का पैटर्न भी समझ में आएगा, फैक्ट्स भी आपको समझ में आएगा, और अकॉर्डिंगली पैरेलली उसके जो उतने भी अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, दैट मीन्स द कॉन्सेप्ट पार्ट है, वो भी पैरेलली आपको समझने में आएगा। इसीलिए आफ्टर 2 और 2.5 मंथ्स आपका एक लेवल आ जाएगा कि चलो हमको द हिंदू और हमारे जितने भी जीएस के जितने भी स्टैटिक पोर्शन है उसको अच्छे से क्लियर करना है। ठीक है, इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ स्मार्ट वर्क। हमको कोई लेजेंडरी जैसे तीर मार्च नहीं करना है, हमको कोई पॉलिटिकल न्यूज को नहीं कवर करना है, हमको डेली डेवलपमेंट्स नहीं कवर अप करना है। चलो आज 15,000 पेशेंट्स मर गए, आज 10,000 क्योर हो रहे हैं, ऐसे डेली अपडेट्स का हमारी एग्जामिनेशन में एज एन एस्पिरेंट इस सारे न्यूज़ का मतलब रिकॉर्ड रखना या फिर स्टैटिस्टिक्स रखना का कोई वैल्यू नहीं है। या फिर कोई किसी ने किसको मर्डर कर लिया, कहाँ पे कुछ हो रहा है, कुछ ऐसे फैक्ट्स वाले न्यूज़ को सिर्फ लेजेंडरी वाले ही फॉलो अप करते हैं। हमको क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है, हमको एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं एक्चुअल मतलब द हिंदू कैसे दिखता है, एक यूपीएससी कैसे दिखता है, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट को कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, अभी मैं उसको कुछ उस सिनेरियो के हिसाब से रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक पेन पेपर नहीं पकड़ा है और आप एक यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट हैं, देन प्लीज पेन और पेपर पकड़ लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेने के लिए तैयार हो जाइए। तो दोस्तों, द हिंदू न्यूज़पेपर का अगर मैं पेज बाय पेज हेडिंग्स निकालूं, तो हमारा जो द हिंदू न्यूज़पेपर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे फ्रंट पेज तो हम फ्रंट पेज लिख देते हैं, उसके बाद नेशनल, सिटी, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट मतलब रीजनल न्यूज़, उसके बाद एडिटोरियल जो कि हमारा मेन पेज होता है, उसके बाद आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशनशिप, बिजनेस, फाइनेंस, साइंस एंड टेक, एक्सप्लेन और एफएक्यू दैट मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, और इकोनॉमी और सॉरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। ओके, तो इस ये हो गया हमारा था हिंदू का टोटल एक पेज बाय पेज का हेडिंग। ओके, इसको अभी हमको एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट मतलब एक यूपीएससी की एस्पिरेंट के हिसाब से कैसे देखना चाहिए, उसको समझने के लिए मैं आपको बोलूंगा 2 या 3 चीज। सबसे पहले बात, आप लोगों को सिलेबस को रट्टा लगाना बहुत जरूरी है। आपको बोथ प्री एंड मेंस की जो भी सिलेबस है, आप उसकी एक प्रिंट आउट ले लो, इतना मोटा आ जाएगा। आपको इसको 2 या 3 बार अच्छे से पढ़ो, ताकि सिलेबस में लिखी हुई एक एक वर्ड आपके दिमाग में छप जाए। इसके बाद ही आपको क्या पढ़ना है वो आपको समझ आएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास टाइम है, देन यू शुड विजिट एटलीस्ट ट्वाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। एटलीस्ट लास्ट 5 साल के आप देख लो, क्योंकि हमारा 2013 से पैटर्न चेंज हुआ है। तो अगर आप 2013-14 से ऑनवर्ड्स अभी तक देख लोगे, देन आपको एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, देन जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन होता है वो 3 चरणों में होता है, दैट मीन्स प्रीलिम्स, देन मेंस, देन इंटरव्यू। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, देन मैंने व्हाट इज यूपीएससी बोल के एक वीडियो बनाया है, जहाँ पे मैंने इसको बहुत ही डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है विथ मार्किंग पैटर्न, तो आप उसको देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दिया है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, ये जो नेचर होता है प्रीलिम्स का, इसका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। लेकिन मेंस का क्या होता है, ये सब्जेक्टिव टाइप का होता है। लेकिन इंटरव्यू ये ट्रिवियल मतलब इसमें आपकी पर्सनालिटी जो टेस्ट करते हैं ये ओरली वर्बली होता है। तो मैं अभी आपको क्या करूंगा, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस की जो तैयारी है न्यूज़पेपर से, उसके ऊपर मैं आइडिया दूंगा। ठीक है, सो प्रीलिम्स के लिए आपको एक्चुअली 3 चीजों से अप्रोच करना आना चाहिए, दैट मीन्स फैक्चुअल प्लस अंडरस्टैंडिंग प्लस कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, मतलब फैक्ट्स भी आना चाहिए, जो रिपोर्ट्स और इंडाइसेस हमने पहले डिस्कस किए थे वो सब कुछ, और उसके बाद जो भी हमारा उसके साथ कॉन्सेप्ट है, उसके साथ जो लिंकेज है, मतलब फैक्ट्स प्लस
कॉन्सेप्ट उसकी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग होगी उसको समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमको प्रीलिम्स में अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। ठीक है। उसके बाद मेंस में एक्चुअली हम ये जो न्यूज़पेपर के आइटम है इसको हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो हो गया एज एन एग्जाम्पल, अगर जीएस के कोई आंसर लिख रहे हैं देन हम इसको एक छोटा सा एग्जांपल बोल के कोट कर सकते हैं। अगर हम कोई लार्जर आंसर लिख रहे हैं, सपोज हम एंटी डिफेक्शन लॉ लिख रहे हैं, देन हम वहां पे लिख सकते हैं कि राजस्थान में ऐसा हुआ या फिर केरल में होगा, ओनली 1 to 2 लाइंस। ओके। लेकिन अगर सपोज हम ऐसे के लिए हम आंसर लिख रहे हैं या फिर एथिक्स में कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट मीन्स गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस या फिर एथिकल डिलेमा, देन हमको वहां पे हम ये जो न्यूज आइटम होता है या फिर कई 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 बार जो भी फैक्चुअल डाटा है हम उसको एग्जांपल लेके अपना एक मतलब टिप्पणी दे सकते हैं और आखिर में एक ओपिनियन बना सकते हैं कि चलो इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए, कुछ इसको कुछ इस तरह से करना चाहिए। तो हम जनरली न्यूज आइटम को एक्चुअली फैक्ट्स को हम एज एन एग्जाम्पल ही मेंस में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा एनालिसिस कि हमको द हिंदू से कैसे मटेरियल एब्जॉर्ब करना है, मतलब क्या क्या हमको लिखना है, मतलब क्या क्या हमको परफॉर्म करके आना है। ठीक है। अभी हमको अगर हम सिलेबस को पढ़ लेते हैं, दैट मीन्स प्रीलिम्स और मेंस के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लिए हैं, देन हमको पता हो जाएगा कि जीएस में हमको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल इश्यूज होते हैं। जीएस 2 में हमको पता होगा पॉलिटी, गवर्नेंस और सोशल इश्यूज के, और सेकंड मतलब आधे यहाँ जीएस 1 में है, और जो पॉवर्टी हंगर सेक्शन होता है वो जीएस 2 में होता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है। ठीक वैसे ही जीएस 3 में यहाँ पे हमको इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट और इकोलॉजी और इंटरनल सिक्योरिटी, ये सारे टॉपिक्स होते हैं। ठीक है। तो आप देख सकते हैं, और जीएस 4 जो होता है वो हमारा एथिक्स का सेक्शन होता है, जहाँ पे कि हम तीन कैटेगरी में पढ़ते हैं, वन इज फिलोसॉफी, वन इज साइकोलॉजी एंड वन इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ओके। तो हम ये चार हो गया हमारा जीएस पेपर, और एक जगह जहाँ पे कि हम इसको यूज कर सकते हैं वो हो जाता है ऐसे। ठीक है। तो हमको ये 5 सब्जेक्ट में या फिर 5 पेपर में हमको ये जो इतना भी द हिंदू का मटेरियल है हमको वहां पे यूज करना है। ठीक है। तो अभी आप देख सकते हैं कि द हिंदू को हमको क्यों पढ़ने के लिए बोला जाता है, क्यों ये कन्वेंशनल है। क्योंकि आप देख सकते हैं जो कि हमारी यूपीएससी की जो भी हेडिंग्स है, मतलब जो भी टॉपिक्स है, कुछ उसी तरह से ही द हिंदू की भी जो भी राइटिंग्स होती हैं, मतलब जो हेडिंग्स होती है या फिर कॉलम्स होती है, कुछ उस तरह से प्रीसेट होती है। दैट्स व्हाई आपको मतलब आसानी होगी वहां से न्यूज आइटम या फिर फैक्चुअल डाटा को कवर करने के लिए। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कैसे ये फ्रेम को, मतलब ये चार्ट को कैसे, ये टोटल सब्जेक्ट एनालिसिस को कैसे यहाँ पे फिट करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ गोल्डन रूल बताऊंगा। ठीक है। उसको आप अच्छे से समझ लो। फ्रंट पेज में एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज होते हैं, दैट्स वाई मैं बोलूंगा कि आपको फ्रंट पेज के आइटम्स को पढ़ना चाहिए। बस आपको डेली बाय डेली करंट अपडेट को नहीं पढ़ना है, या फिर अगर कोई एडिटर या फिर कोई राइटर का कुछ कॉलम दिया है उसको नहीं पढ़ना है, या फिर कोई भी पॉलिटिकल न्यूज को यहाँ पे नहीं पढ़ना है अगर वहां पर दिया गया है। ठीक है। बाकी सब जितने भी डिफेंस के आइटम हो गया या फिर साइंस के हो गया या फिर कोई गवर्नेंस का हो गया या फिर कुछ रिपोर्ट्स इंडाइसेस की रिपोर्ट निकली है, देन आपको उसको जरूर पढ़ना है। तो फ्रंट पेज आपका हमेशा इंपॉर्टेंट पेज होता है, आपको इसको नहीं स्किप करना है। उसके बाद हमको देखना है नेशनल और सिटी। नेशनल वाले न्यूज को आपको देखना है, अगर कोई भी न्यू गवर्नमेंट स्कीम जो कि नेशनल मतलब केंद्र सरकार बनाती है, उससे हमारे देश में क्या ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमको उस टाइप के न्यूज आइटम को या फिर उस टाइप के फैक्ट्स और उसके रिगार्डिंग जितने भी बैकवर्ड कॉन्सेप्ट्स हैं या फिर फॉरवर्ड लिंकेज है, हमको उसको अच्छे से नोट्स बनाना है। ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो गया या फिर इंटरनेशनल रिलेशनशिप के लिए हो गया या फिर इंटर स्टेट मतलब दो स्टेट के भीतर अगर कोई डिस्प्यूट है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट आ गया या फिर केंद्र सरकार ने कोई इंटरवीन की है, देन मतलब दैट मीन्स कॉलेज द फेडरलिज्म का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कोई आर्टिकल है, देन हमको उसको कवर करना है। ठीक है।
उसके बाद सिटी में जिस जनरली हमारे जितने भी सिटीज है उसके ऊपर जो आता है, इसमें एक्चुअली हमको दो चीजों को ज्यादातर हमको स्ट्रेस देना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, मतलब AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, या फिर वाटर पोल्यूशन, कुछ इस तरह के आइटम्स ज्यादा होते हैं, या फिर ई व्हीकल्स हो गया, कुछ इस तरह के न्यूज आइटम रिपीट होते हैं। ठीक है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, आपको ऐसे आइटम्स को अच्छे से नोट करना है। बाकी जितने भी मर्डर हो गया, रेप हो गया, या फिर इतने केसेस कोरोना के बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, उस सारे आइटम्स को आप टोटली स्किप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो चार हो गया, मतलब रीजनल, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, आप इन चारों को आराम से स्किप कर सकते हैं until यू आर इन मेंस। आप जब तक आप मेंस में हैं तब आप इसको कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं। एक्सेप्ट कहाँ पे रुकना है, अगर आपको यहाँ पे कोई भी रीजनल में कोई एक नया एनवायरनमेंट या इकोलॉजी से कोई एक नया स्पीसीज देखने को मिल जाता है, जैसे कि जनरली ये साउथ वाले कॉलम या फिर साउथ वाले पेज में ज्यादातर लिखा जाता है, या फिर जैसे कि कोई कल्चरल इशू, कल्चरल हेरिटेज यहाँ पे नया मिल गया, तो वो भी ये रीजनल आइटम में मिल जाएगा आपको। तो उस जैसे आइटम्स को आपको नोट डाउन करना है। अगर आप उसको कंप्लीटली भी स्किप कर रहे हैं, और उसके बाद अगर आप कोई मंथली करंट अफेयर को फॉलो कर रहे हैं, मंथली कंपाइलेशन को, चाहे विजन का कर लो या फिर बाजीराम का कर लो या फिर इनसाइट्स का कर लो, देन वहां पे ऐसे छोटे छोटे फैक्चुअल डाटा आपके कवर हो जाएंगे। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ ये चारों जो रीजनल चीज है ये आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हैं, बट यू शुड रीड दिस रीजनल न्यूज फॉर योर इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू में ज्यादातर क्वेश्चन अपने ओन स्टेट्स या फिर रीजनल स्टेट्स के ऊपर, रीजनल न्यूज आइटम के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि जनरली प्रायर 3 और 4 मंथ्स ऑफ योर इंटरव्यू के होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आता है एडिटोरियल। एडिटोरियल एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा एडिटोरियल पेज कुछ इस तरह से होता है। सो यहाँ पे दो कॉलम होता है, और यहाँ पे यहाँ पे एक न्यूज आइटम होता है, यहाँ पे एक न्यूज आइटम, और यहाँ पे एक न्यूज आइटम होता है, और यहाँ पे कुछ लेटर या फिर वो जो कार्टून्स वगैरह होते हैं, कुछ इस तरह से एडिटोरियल पेज की दिखता है। तो ये इन दोनों कॉलम पे जो भी, यानी इस लेफ्ट साइड में जो भी एडिटोरियल पेज होता है, यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट लिखा जाता है, मतलब आप ऐसे इसको स्किप नहीं कर सकते। एटलीस्ट यू शुड रीड द हेडिंग्स, और यू शुड कलेक्ट द डाटा, और यू शुड कलेक्ट द फैक्चुअल पॉइंट्स, या फिर कोई भी रिपोर्ट्स के अगर वहाँ पे लिखा गया है, या फिर गवर्नमेंट स्कीम में कुछ इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बड़े बड़े जो ऑफिसर्स हैं या फिर रिटायर्ड प्रोफेसर हैं या फिर UN के कोई मेंबर लोगों का भी आर्टिकल होता है, देन यू कांट स्किप ब्लाइंडली। सो फर्स्ट यू शुड चेक, अगर आपको उसके ऊपर आइडिया नहीं है, या फिर वो आपकी करंट इशू, या फिर अगर आपको, जो मैं यहाँ पे बोल रहा था ना अंडरस्टैंडिंग, वो अंडरस्टैंडिंग भी कई बार आपको ये एडिटोरियल पढ़ने, बार बार पढ़ने के बाद एक ही टॉपिक के ऊपर वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। देन आपको एडिटोरियल एटलीस्ट, मतलब टोटल जो यहाँ पे 4 और यहाँ पे 3 होते हैं, 7 में से एटलीस्ट पर डे 4 to 5 तो पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। ठीक है, और इस वाले सेक्शन में और इस वाले सेक्शन में ज्यादातर साइंस एंड टेक, मतलब सोरोगेसी बिल के ऊपर न्यूज आइटम हो गया, या फिर 5G आइटम हो गया, कुछ इस तरह के ज्यादा न्यूज प्रिंट होते हैं। ठीक है, और इस वाले कॉलम में ज्यादातर हिस्ट्री वाले सेक्शन प्रिंट होते हैं। ठीक है, तो आपको ऐसे किसी चीज को स्किप नहीं कर सकते आप ब्लाइंडली। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि आपको एडिटोरियल को एटलीस्ट ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए। ठीक है, देन कम टू IR में एक्चुअली हिंदू बहुत ही जेन्युइन और बहुत ही रिलेवेंट न्यूज कवर करता है। देन यू शुड एटलीस्ट वंस उसको आप बस ऊपर से देख लो, जो भी अगर इंडिया से अगर कोई डायरेक्ट रिलेशन है तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसका फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज को भी उसके साथ पढ़ो। और अगर इंडिया में अगर कोई दो देश के भीतर, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और जापान के बीच, या फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के बीच कुछ हो रहा है, या फिर चाइना और अमेरिका के बीच कुछ हो रहा है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, वैसा न्यूज भी वहां पे आता है। तो आपको IR सेक्शन को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, देन दिस लास्ट 4, ये लास्ट 4 जो हेडिंग्स है, इसको मैं जानबूझ के लास्ट में रखा हूँ क्योंकि क्लाइमेक्स अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को ये चारों जो भी सेक्शंस आते हैं, हेडिंग आते हैं, इनको कवर करना ही करना है। आप बिजनेस या फिर इकोनॉमिक्स के रिलेटेड इस न्यूज आइटम को नहीं स्किप कर सकते,
बिकॉज यहीं पे ही हमारे जो भी आरबीआई के डिसीजन आया, मतलब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या फिर चलो प्राइवेटाइजेशन हो गया, या फिर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का कुछ नया आया, या फिर बजट से रिलेटेड कुछ इश्यूज आ गए, देन वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप इसको नहीं स्किप कर सकते, यू हैव टू रीड इट, ओके। देन साइंस एंड टेक में जनरली साइंस एंड टेक का जो भी ज्यादा इश्यूज आते हैं वो एक्चुअली संडे या फिर सैटरडे संडे में आता है। सो ये वीकली 2 डेज आपको साइंस एंड टेक के रिलेटेड जितने भी डेवलपमेंट्स आ रहे हैं उसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। या फिर कोई अगर रिसेंट इवेंट हो रहा है, जैसे कि चंद्रयान 2 हुआ था लास्ट ईयर, तो चंद्रयान 2 के ऊपर बहुत सारे आते हैं, जैसे कि मिसाइल्स क्या होता है, प्रोपल्सन क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है, उसको भी वहाँ पे डिटेल्स में समझाया होता है, और उसके रिगार्डिंग क्या क्या रिसर्च हो रहा है वहाँ पे, कौन से फ्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद ये जो एफएक्यू और एक्सप्लेन सेक्शन आते हैं, ये भी जनरली फ्राइडे और सैटरडे को ही आते हैं हिंदू में, तो सॉरी फ्राइडे और संडे को आता है। तो यहाँ पे भी जो न्यूज़ उसी वीक में या फिर वो करंट सिचुएशन में जो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसको इनके जो एडिटर लोग होते हैं या फिर जो भी राइटर्स होते हैं वो लोग बहुत अच्छे से लेमन लैंग्वेज में समझाते हैं, ठीक है। अगर उसके बारे में आपका जीरो भी आइडिया होगा, देन आप एफएक्यू और एक्सप्लेन कॉलम को पढ़ने के बाद आपकी जीएस की स्टैटिक एज वेल एज फैक्ट और करंट डेवलपमेंट भी अच्छे से कवर हो जाएगी। सो इसीलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी होता है, ये एक्चुअली क्या होता है, आइदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर न्यूज होते हैं, या फिर कोई अगर एक सुमित में कोई भी डिसीजन लिया गया है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाला है, या फिर कौन से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन लिया गया है, या फिर उसमें कौन सिग्नेटोरी है, या फिर कौन रेटिफाई कर रहा है, कुछ इस तरह से न्यूज आइटम को आपको नोट डाउन करना है, वही ज्यादातर इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने एक ओवरव्यू आप लोगों को हिंदू का कैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट के हिसाब से देना है वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि हमको इससे कैसे शॉर्ट फॉर्म में, मतलब एटलीस्ट विद इन 1 पेज पर डे, कुछ इस तरह से हमको नोट्स बनाना है, जैसे कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। अभी देखते हैं हाउ टू मेक नोट्स फ्रॉम द हिंदू, ठीक है। मैं यहाँ पे जितने मिनिमम वर्ड में या फिर जितने मिनिमम स्पेस में हम एक अच्छा सा नोट बना सकते हैं और जिसको कि हम बार बार रिवाइज कर सकते हैं, कुछ वैसा नुस्खा दूंगा जो कि आपके अंदर लगभग 3 से 4 महीने के बाद ही डेवलप होगा। सो इसीलिए आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है, या फिर जिससे मैं अभी एक एनालिसिस की वजह से बताऊंगा उसको लेके आपको फ्रस्ट्रेट बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। बस आपको इसको आपके अवेयरनेस के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको बहुत आसान हो जाएगा किसी भी चीज को पढ़ने में या फिर उसको रिवाइज करने में, क्योंकि हमारा जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है, इसमें सिलेबस बहुत है, बहुत ही ज्यादा सिलेबस है। तो अगर आप वन वे में सिर्फ पढ़ते जा रहे हैं और रिवाइज नहीं कर रहे हैं, देन क्या होगा, नया नया चीज तो सीखते ही जा रहे हैं लेकिन पीछे का वो छूटते छूटते जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में कैसे इसको बनाते हैं वही ट्रिक आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर कोई भी डाटा या फिर कोई भी न्यूज आइटम आ रहा है, देन पहले आप उसको कैटेगराइज कर दीजिए, उसको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दीजिए, ठीक है। और नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज ही बनाना, ना कि डेट वाइज, ये बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मैं भी ये मिस्टेक कर चुका हूँ अपने प्रिपरेशन के इनिशियल 2 मंथ्स में। सो उसमें आपको बहुत दिक्कत आएंगे, लेकिन अगर आप टॉपिक वाइज कर रहे हैं देन आपको ये बहुत ही आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपका कोई भी न्यूज आ रहा है, डाटा आ रहा है, तो वो कौन से कैटेगरी में आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया कि वो आखिर जीएस पेपर 1 में आएगा कि 2 में आएगा, पेपर 2 में आएगा तो वो पॉलिटी में आएगा या गवर्नेंस में आएगा, वो सब कुछ आपको वहां पे लिखना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, सपोज आपको एक पेपर है, तो इस पेपर में आप यहाँ पे लिख दिए, टॉपिक लिख दिए, मतलब सपोज हम अभी ई कॉमर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, ई कॉमर्स आ गया, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग मार्जिन छोड़े हुए होते हैं, या फिर मतलब स्टेपल, या फिर आप लोग अगर A4 साइज से नोट बना रहे हैं, देन आप लोग को तो वहाँ पे भी ब्लैंक पेज छोड़ते होंगे, अगर बाद में कुछ आए तो आप वहाँ से अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप डिजिटलाइज्ड हैं या फिर आप एक एवरनोट या फिर वन नोट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी स्पेस होता है वहाँ पे, तो आप ऑलरेडी क्लिप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बस ये कहना है कि कोई भी न्यूज आइटम आ रहा है, देन आपको ये बस इधर बगल में बस 2 चीज लिखना है कि वो जीएस पेपर 1 में आएगा, अगर पेपर 1 में आएगा, जैसे कि ई कॉमर्स अभी जीएस पेपर 3 में आएगा, क्योंकि ये
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है या फिर गवर्नेंस इन इकोनॉमिक्स इस रिलेटेड है, मतलब पेपर 2 और पेपर 3 दोनों में आएगा, तो उसको वहां पे लिखना है। और वो पेपर 2 और पेपर 3 के ब्रैकेट में हमको लिखना है कि इकोनॉमिक्स में आना है और डिजिटल इंडिया में आना है या फिर गवर्नेंस में आना है, वो जो सब टॉपिक्स है उसको बस आपको ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। ताकि आप जब उस टॉपिक को रिवाइज करेंगे देन आपके दिमाग में सडनली फ्लैशबैक आ जाएगा कि इसको मैं यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे रिलेट कर सकता हूँ। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होती है, जब भी आप रिवाइज करते हैं देन आपके पास वो न्यूज़पेपर 1 महीने या फिर 2 महीने या फिर 6 महीने या फिर 1 ईयर पुराना वो न्यूज़पेपर आपके पास नहीं होता कि चलो आप निकाल के देखो, ठीक है। इसीलिए उस टाइम पे आपके पास आपके नोट्स होते हैं, देन आपको उस नोट से ही उस सबको रिकॉल करना होता है। इसीलिए मैं ये चीज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, सब टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कॉमर्स अभी हम लोग जीएस पेपर 2 और पेपर 3 में लिख रहे हैं, जो कि हमको इकोनॉमिक्स या फिर डिजिटल इंडिया या यानी गवर्नेंस कुछ इस तरह से आ रहा है। लेकिन वही ई कॉमर्स से हमको सपोज एक ऐसे आ गया, ठीक है, या फिर कोई एथिक्स में कुछ क्वेश्चन आ गया, देन हमको वही टॉपिक को कैसे उस तरह से रिलेट करना है। मतलब सब टॉपिक का मतलब यह है कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट, एक लार्जर सब्जेक्ट को कैसे दूसरे टॉपिक के साथ कोरिलेट किया जा सके, मतलब हाउ टू ओपन मल्टीपल डायमेंशन ऑफ दैट कोर टॉपिक, ठीक है। जैसे कि ई कॉमर्स आ गया, अभी हम ई कॉमर्स को कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। जैसे सपोज हम लोग ई कॉमर्स में एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को बेचने वाले हैं, देन एग्रीकल्चर ऑल्सो कम्स अंडर योर जीएस पेपर 3, तो वहां पे एक लिंकेज आ गया। वहीं पे अगर एथिक्स में भी कुछ क्वेश्चन आ गया कि ई कॉमर्स में चलो सेलर और बायर को मतलब बार्गेन करने का नहीं मिलता, कि चलो हमको अच्छे से प्राइस नहीं होता, प्राइस फिक्सेशन का ये नौटंकी चालू रहता है, तो ये हो गया एथिकल डिलेमा। तो आपको एक ही टॉपिक से कैसे मल्टीपल टॉपिक के साथ आपको लिंकेज करना है, वो एक्चुअली डेवलप होगा आपके 7 से 8 महीने के बाद। तो ये टॉपिक वाइज के लिए आपको बस यहाँ पे एक एक लाइन या फिर दो दो लाइन मैक्स टू मैक्स छोड़ के रखना है, ठीक है। जब आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे या फिर मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, देन ही आपकी ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। या फिर अगर आपको, मैं तो रिकमेंड करूंगा आप हमेशा एक मंथली कंपाइलेशन को प्रिंट आउट करके उसको रिवाइज कीजिए। उसके साथ साथ आप जब देखेंगे आपकी जो नोट्स में वो जो पॉइंट लिखा होगा ई कॉमर्स में वहां पे क्या क्या लिखा है, वहां पे आप साइड में लिख सकते हैं या फिर वहां पे आप हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप जब रिवीजन कर रहे हैं आपको बहुत ही कम टाइम में वो सब कुछ आपके माइंड में फ्लैशबैक हो जाएगा, ठीक है। जिसको कि आप अगर 2 या 3 बार रिवीजन कर लेते हैं देन वो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा, वो आपको आसानी से नहीं भूलेगा, ठीक है। इसीलिए वो बोल रहा हूँ, फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब टॉपिक एंड देन बिल्ड अप द रिलेशन बिटवीन दैट कोर टॉपिक टू अदर स्मॉल स्मॉल और द इंटरडिसिप्लिनरी टॉपिक्स, ठीक है। इस कुछ इस तरह से आपको जो डाटा आता है न्यूज़पेपर से उसको आपको रिलेट करके नोट्स बनाना है। इसके हिसाब से क्या होगा, आपका जो नोट्स होगा वो एकदम शॉर्ट होगा, कॉन्साइज होगा, जिसको कि आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। और आपके साइकोलॉजी में भी आ जाएगा कि चलो मंथली कंपाइलेशन मैक्स टू मैक्स 100 पेज की होती हैं, कोई भी इंस्टीट्यूट का आप ले लो, चाहे विजन या फिर वाजीराम या फिर श्रीराम की किसी के भी ले लो। उसके साथ साथ आपके मैक्स टू मैक्स एक मंथ में 30 to 40 पेज की एक्स्ट्रा मटेरियल हो गया, जिससे कि आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि मैंने क्या क्या टॉपिक कवर किया और वो टॉपिक को किस किस एंगल से, किन किन डायमेंशन से मुझको याद रखना है। तो कुछ इस तरह से आप होलिस्टिकली एक डाटा को और फिर एक आइटम को, न्यूज आइटम को आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसकी वजह से कि आपको फैक्चुअल आइडिया भी होगी, अंडरस्टैंडिंग भी होगी, कॉन्सेप्ट भी होगा, रिविजन भी होगा, और मोस्ट इंपोर्टेंटली जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागेगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो मेरा कुछ हो रहा है। और वो कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप मॉक टेस्ट देंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जब आपका क्वेश्चन होता रहेगा या फिर जब आप वो ऑप्शंस और इवन ऑड ऑप्शन को आप आउट कर पाएंगे या फिर जो आप सोच सकते हैं वो, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डबल या 5 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम नोट्स बना के उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मैं शायद बहुत स्लो बोलता गया इसीलिए शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। अगर आप बिगिनर हैं या फिर अगर आप पहले से ही तैयारी कर रहे हैं देन
ऑल्सो ये आपकी प्रिपरेशन में कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगी। सो कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। और व्हाट इज यूपीएससी के बारे में अगर आपको जानना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उसको देखिए। तो थैंक यू, जय हिंद।